बात करते हैं पहले चरण के मतदान की, जो कि 19 अप्रैल को होने वाला है। 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान होगा और इसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, ये दोनों अपने पूरे दमखम के साथ सामने आने वाले हैं। एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह लक्ष्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटों पर खुद अपनी जीत बनाए रखना चाहती है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 102 सीटों के घमासान में कम से कम 70 से 80% सीट अपने पाले में करना होगा। लेकिन मैं आपके सामने आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। दरअसल यह पहला चरण जो मतदान का है, इस पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें सामने आ सकती हैं, क्योंकि उन तमाम राज्यों में, उन तमाम सीटों पर सबसे पहले मतदान हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अगर उन्हें अपने पिछले परफॉर्मेंस को भी रिपीट करना है, यानी कि 2019 के परफॉर्मेंस को भी रिपीट करना है। तो ऐसे में यह करो या मरो की स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आइए जरा इसका विश्लेषण आपके सामने करते हैं। हम यहां उत्तर पूर्व राज्यों की बात कर रहे हैं, हम मध्य भारत की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम दक्षिणी भारत की भी बात कर रहे हैं जहां मतदान होने जा रहे हैं। तो कहां कहां मतदान है, सबसे पहले ये देख लीजिए। 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान होंगे। असम में 5 सीट पर, मिजोरम में 1, मेघालय में 2, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, नागालैंड में 1, मणिपुर में 2 और अरुणाचल में 2, यानी कि ये उत्तर पूर्व की सीटें हैं जहां मतदान होने जा रहा है 19 तारीख को। बिहार में 4, बंगाल में 3, जम्मू कश्मीर में 1, उत्तराखंड में 5 और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, इस पर मतदान है। फिर मध्य प्रदेश में 6, छत्तीसगढ़ में 1, राजस्थान में 12, महाराष्ट्र में 5, अंडमान निकोबार की 1 सीट है, वहां पर मतदान होने जा रहा है। लक्षद्वीप की 1 सीट है, वहां मतदान। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर और पुडुचेरी यानी कि 40 सीट जो तमिलनाडु और उसके पुडुचेरी क्षेत्र के मिलाकर होते हैं, सभी सीटों पर मतदान। इसका मतलब इस पहले स्टेज के समीकरण को अगर आप समझ गए तो समझिए कि कहां स्थिति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 80 लोकसभा सीटों के इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन पहले चरण में जब 2019 में चुनाव पड़े थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल मुकाबला था। 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी 2019 में। 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और इस गठबंधन ने इस क्षेत्र में काफी असर दिखाया था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी नहीं है और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण 2019 के हैं वह पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इस बदले हुए समीकरण में जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, अब जो हम कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा दमखम रखती है, उसका असर भी इस बार न के बराबर होगा। ऐसा माना जाता रहा कि 2014 के चुनाव में मुजफ्फरनगर के दंगे जो 2013 में हुए थे उसका काफी असर होता हुआ दिखाई दिया था। 2019 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त ऐसा टीकाकारों ने कहा कि जो कुछ पुलवामा के अटैक के बाद हुआ और भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया उसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति बड़े पैमाने पर आगे बढ़ी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक अलग मायने लेकर आ रहा है। अभी तक जिस राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में लोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर कहते थे, यानी कि बीएसपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के टिकट काटने के साथ साथ वोट भी काटते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हां, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं बीएसपी के उम्मीदवार और उसके साथ साथ इसका फायदा सपा और कांग्रेस गठबंधन को हो सकता है। जैसे कि हम मुजफ्फरनगर सीट की बात करें, यहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं जो कि 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से हिरेंद्र मलिक इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन बीएसपी ने उसी जाति से दारा सिंह प्रजापति को खड़ा कर दिया है जो कि ओबीसी वर्ग के ही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वोट तो कम कटेंगे लेकिन संजीव बालियान के वोट कहीं ज्यादा कटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि अगर जैसा कि उम्मीद थी कि बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर उतारने जा रही है तो फिर सपा का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें काफी
घटत होती हुई दिखाई देती या कमी होती दिखाई देती, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। ठीक यही अगर हम आपको देखें, दूसरा आपके सामने कैराना की बात करें, प्रदीप कुमार चौधरी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने भी यहां पर राजपूत उम्मीदवार श्रीपाल राणा को उतार दिया है। कांग्रेस ने यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, यानी कि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के वोट काटेंगे और इस बार वोट कटवा की स्थिति में बीजेपी को नुकसान पहुंचाती बीएसपी दिखाई देगी। इस तरह से हम अलग तमाम सीटों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगली सीट की, बिजनौर की, आरएलडी के चंद्रमोहन एनडीए के प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने यहीं पर जाट उम्मीदवार उतार दिया है, क्योंकि आरएलडी जाटों का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ग है और ऐसे में बीएसपी के उम्मीदवार से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को फायदा होता दिखाई देगा। सहारनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राघव लखन पाल को यहां पर मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के इमरान मसूद यहां पर मैदान में है, जो कि बीच में पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन यहां पर इस बार मैदान में है। और बीएसपी ने यहां पर माजिद अली को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है। अब बीएसपी और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम वोट बट जरूर सकता है, लेकिन क्या इसका फायदा वाकई में भारतीय जनता पार्टी को होगा? तो इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के मुकाबले चीजें आसान नहीं हुई हैं, बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब जरा बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर इस बार मतदान होने हैं। ये अगर आप पैटर्न देखें तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 2019 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करके वहां पर एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन सामने रखा था, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बड़े पैमाने पर मंडरा रहा है। गढ़वाल की 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदले भी हैं। पहले चरण के मतदान में जो वहां पर स्थिति बनने जा रही है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल न हो। ऐसा माना जा रहा है कि शायद एक सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर जबरदस्त प्रचार कर रही है। अब जरा हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2019 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार का प्रदर्शन कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और वहां पर सबसे बड़ी मुश्किल है पार्टी के बागी उम्मीदवार, असंतुष्ट नेता और उसके साथ साथ जो तमाम छोटे छोटे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। कांग्रेस भी इस बार अपना पूरा दमखम झोंक रही है और कांग्रेस के तमाम क्षेत्रीय छत्रप भी इस बार राजस्थान में जुटे पड़े हैं। इसका फायदा अगर कांग्रेस ने उठा लिया तो भारतीय जनता पार्टी अपने 100% के रिकॉर्ड को यहां पर मेंटेन नहीं कर पाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर इस बार मतदान होने हैं। 2019 में 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी जीत हासिल की थी, यानी कि इसमें से सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी और वो सीट है छिंदवाड़ा, जिस पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बनाया था। कमलनाथ की ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम यहां पर लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक पर भी अपना जोर रखा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अगर आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया तो शायद छिंदवाड़ा का यह गढ़ कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ सकता है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में जबरदस्त गठबंधन और तैयारी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जहां जेडीयू, बीजेपी और तमाम सहयोगी दल एक साथ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथ साथ तमाम वामपंथी दल यहां पर मौजूद हैं। अब जिन सीटों पर मतदान होना है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण इसलिए बने हुए हैं कि इनमें से कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप नवादा की सीट की बात करें, नवादा की सीट पर बीते 15 सालों से यहां पर उम्मीदवार नवादा के नहीं, स्थानीय नवादा के नहीं बल्कि बाहर के उम्मीदवार रखे जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नवादा के लिए पूरी तैयारी की है और ऐसा माना जा रहा है कि नवादा की सीट निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। सिर्फ नवादा की बात ही नहीं, अगर आप जमुई की बात करें तो जमुई में भी इस बार ऐसा लग रहा है कि आरजेडी की तैयारी बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर होती दिखाई दे रही है और जातीय समीकरण भी जमुई में आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर है। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में खास करके जो उत्तर बंगाल का क्षेत्र है, यहां के 3 सीटों पर मतदान है।
2019 में इन सभी 3 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। इस गढ़ को बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर 2019 के हम परफॉर्मेंस को देखें तो नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब यहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं जा रहा? सीएए का मुद्दा इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा क्योंकि जो मथुआ समाज है वो सीएए को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। बीते 1 महीने में जब सीएए को कार्यान्वित किया गया है, अभी तक बंगाल में सिर्फ 2 एप्लीकेशन आए हैं, यानी कि मथुआ समाज से जो उम्मीद थी बढ़ चढ़कर मतदान की, वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सीएए के जरिए जो तमाम बांग्लादेश से आए हिंदू वोटर्स हैं, उन्हें लेकर स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी है। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा? इसके साथ साथ एनआरसी पर अभी तक कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई है। यहां तक कि इस बार के मैनिफेस्टो में भी एनआरसी का जिक्र नहीं है, घुसपैठियों का जिक्र नहीं है और उनकी पहचान और वापस उन्हें भेजने का जिक्र नहीं है। इसे लेकर उत्तर बंगाल में स्थिति काफी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। खास करके दार्जिलिंग क्षेत्र पर विरोध भारतीय जनता पार्टी को इसलिए झेलना पड़ सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि राजनीतिक समाधान दार्जिलिंग क्षेत्र का निकाला जाएगा, लेकिन यह वायदा भी भारतीय जनता पार्टी 2019 से लेकर 2024 के बीच में पूरा नहीं कर पाई और स्थानीय विरोध इस बार बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत की। पहले चरण में 15 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें असम में 5 सीटों पर मतदान है। 2019 में एनडीए ने यहां पर सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। 25 में से 19 सीटें, जो 25 सीटें पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में असम को मिलाकर है, उनमें से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार मणिपुर में 2 सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को जीत हासिल होगी? मणिपुर हिंसा का असर अगर इसमें से एक सीट पर पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके कि आसार बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एनआरसी का मुद्दा भी गरमाया जा रहा है और जो कुकी समुदाय और मथुआ और उसके साथ जो मेतेई समुदाय के बीच में जो एक तकरार की स्थिति अभी भी बीते 1 साल से बनी हुई है, जिसे सुलझाने की, जिसे समन्वय के टेबल पर लाने की कोशिशें मोदी सरकार लगातार करती रही है, उसे लेकर भी स्थिति अभी सपट नहीं बनती हुई दिखाई दी है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से 3 चरणों में मतदान होने, 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 26 को दूसरे चरण में 5 सीटें और उसके बाद 7 मई को 4 सीटों पर होंगे मतदान। असम में इस बार जो सबसे बड़ा मसला सामने निकल कर आ रहा है कि सीएए का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप जोरहट सीट की ही बात कर लें तो यहां पर जो स्थिति बनती दिख रही है, इसमें गोगोई वर्सेस गोगोई वाली स्थिति है और यहां पर कांग्रेस का वर्चस्व बचाने के लिए इस बार बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं। अगर एनआरसी, उसके साथ साथ जो घुसपैठियों को शिनाख्त करके वापस बांग्लादेश भेजने की तमाम बातें और यूनिफॉर्म सिविल कोड का वायदा जो हेमंत विश्वा शर्मा ने किया है, उसके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं जम पाया, तो शायद इस बार असम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने 14 में से 12 सीटों का लक्ष्य रखा है और उसके लिए लगातार मेहनत हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी बेहतर है क्योंकि विधानसभा में भी 10 सीटों पर तो वॉकआउट मिलता हुआ दिखाई दिया है बीजेपी को। मेघालय में 1 सीट है, वहां पर भी स्थिति काफी अच्छी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। मिजोरम और सिक्किम में 1-1 सीटें हैं। 19 अप्रैल को यहां पर मतदान पड़ने वाले हैं और त्रिपुरा की 2 सीटें हैं। इनमें 2 चरणों में मतदान होने हैं, 19 और 26 अप्रैल को। तो इस तरह से स्थिति उत्तर पूर्व राज्यों में बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 19 के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यहां पर 19 से आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये बातें सामने आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जाहिर सी बात है जनता इसे अपने हिसाब से सोचेगी। हम तो अभी सिर्फ आकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी इस बार बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल बन गया है। महाराष्ट्र में पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उस वक्त शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस वक्त शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी अपने अपनी टूट की वजह से अपने समीकरण को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ नहीं जानता कि कहां क्या होने वाला है। इसलिए अगर आप ईमानदारी से मुझसे कहें तो महाराष्ट्र के बारे में कोई भी टिप्पणी मैं खुद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वहां का समीकरण समझ पाना अपने आप में बहुत आसान नहीं होता हुआ दिखाई देता।
अब जरा दक्षिण का रुख करते हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने 370 के लक्ष्य को साधना है तो इसके लिए दक्षिण के राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु की 39 सीटें और पुडुचेरी की 1 सीट, यानी कि इन 40 सीटों पर जो मतदान होने वाले हैं पहले चरण में ही, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। और 370 का सपना तभी साकार हो सकता है जब तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई स्थानीय मुद्दों को आगे बढ़ाया। आपने देखा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, शपथ पत्र, उसमें तमिल लैंग्वेज को सबसे पुरातन लैंग्वेज के तौर पर श्रेय दिया गया है, यानी कि भाषा को भी महत्व देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की गई है। लेकिन क्या इसका फायदा होगा? हमने देखा कचुतीव को लेकर भी बड़ा मुद्दा था। मछुआरों का एक बहुत बड़ा समुदाय है जो कि तमिलनाडु में रहता है और उनके वोट को अपनी तरफ सुनिश्चित करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसा लग रहा है क्योंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर के बढ़ने के आसार तो बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस बार वोट शेयर बढ़कर डबल डिजिट में हो जाए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 4 कुछ फीसदी के आसपास तमिलनाडु में है। हो सकता है कि 10% क्रॉस कर जाए, लेकिन क्या बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज सीट में तब्दील होगा? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी डीएमके के साथ यहीं पर सबसे ज्यादा भरोसा है। कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि अपना एग्जिट पोल ओपिनियन पोल अपने सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में ओपिनियन पोल्स भी ये बता रहे हैं, जो कि एबीपी का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख रहे हैं, उन्होंने ये ओपिनियन पोल करके बताया कि तमिलनाडु की सभी सीटें 39 की 39 सीटें डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का खाता यह नहीं खुलेगा। अगर ये ओपिनियन पोल सही निकलता है तो फिर 370 के लक्ष्य को हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होता हुआ जरूर दिखाई देगा। ऐसे कई और ओपिनियन पोल्स भी आते जाएंगे, हम इन तमाम ओपिनियन पोल पर कर चर्चा करेंगे, क्योंकि तब हम आपको बता पाएंगे सटीक तरीके से कि आकलन क्या होना चाहिए। लेकिन इन 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान है। यह पहला इम्तिहान अगर निकल गया तो समझिए बाकी 6 फेज आसानी से निकलेंगे।